Hello students, my name is Jayvardhan Gaur and welcome to Vardhan Sir. I hope that you are healthy and fine at your home. So today we are going to start our first chapter from class 12, that is reproduction in organisms. So what we are going to learn in this chapter is lifespan, reproduction, phases of life, oestrus and menstrual cycle, gametogenesis, gametes, transfer means gamete transfer, fertilization, zygote and embryogenesis. पर हम इस पूरी इतनी सारी चीजों को एक साथ ना पढ़ के दो अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे विच इज लेक्चर 1.1 एंड लेक्चर 1.2. लेक्चर 1.1 में हम कवर करेंगे ये टॉपिक्स लाइफ स्पेन, reproduction, phases of life, oestrus and menstrual cycle. So we are going to start with the lifespan. What is lifespan? लाइफ स्पैन का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है इस एनवायरनमेंट में, इस अर्थ पे या कहीं पर भी, किससे बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है वो उसका लाइफ स्पैन कहलाया जाता है. इसमें एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल डेथ. डेथ एक्चुअली टू टाइप्स की होती है, क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल. क्लिनिकल डेथ कौन सी होती है? जब कोई पेशेंट बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कह देता है नाउ वी कैन नॉट सेव हिम और हर एनी मोर. तो क्लिनिकल डेथ में क्या होता है कि डॉक्टर उसको उस स्टेट से वापस नहीं ला सकता. क्यों? क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हो चुका है या फिर ब्रेन डैमेज हो चुका है, ब्रेन कोलैप्स हो चुका है, तो डॉक्टर अब वापस नहीं ला सकता. बट क्या उस ऑर्गेनिज्म के या उस ह्यूमन के हर एक ऑर्गन्स अभी डेथ हो चुके हैं? नहीं, अभी वो सब डाई नहीं हुए हैं. तो डेथ कैसे होगी? सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है उसका इंटीग्रेशन टूट जाएगा, उसको जो ऑर्गन सिस्टम आपस में कोलैबोरेट करके या इंटीग्रेट होकर के जो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं उसका कांटेक्ट छूट जाएगा. तो फिर अब साइमल्टेनियसली जो इंडिविजुअल ऑर्गन्स हैं वो सब क्या है? लाइव है. पर धीरे धीरे बायोलॉजिकल डेथ भी होना स्टार्ट हो जाएगी. बायोलॉजिकल डेथ में क्या होता है कि सारे ऑर्गन्स अपना काम करना बंद कर देंगे और एंड में सारे सेल्स अपना काम करना बंद कर देंगे. और जब एंड में सेल्स ही काम नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं होता, इसीलिए वो कैसा होता है? डेथ होता है. तो लाइफ स्पेन क्या होती है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं. और ये बात सच है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता. मींस अमर कोई नहीं है, जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना जरूर है. पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल. सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मींस ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर के बने हुए हैं, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल आपस में ग्रुप हुए टिश्यूज बनाया और कोई टिश्यू लेवल पे, कोई ऑर्गन लेवल पे, कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल पे वो ऑर्गेनिज्म है. तो फिर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इमॉर्टल होते हैं. ऐसा इसीलिए क्योंकि ये इनका लाइफ स्पान पूरा होने से पहले, लाइफ स्पैन पूरा होने से पहले ही ये सेल डिवाइड कर लेते हैं, सेल डिवीजन हो जाता है. तो एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्या ये सेल कभी नहीं मरते? रोज मरते हैं. जैसे बैक्टीरियाज सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अब हम नहा धोकर आके आए और जितने भी हमारे बॉडी पर बैक्टीरियाज थे वो सब डेथ हो गए, पर वो नेचुरल डेथ नहीं थी. वो कोई केमिकल्स जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7 था, उसकी वजह से पीएच में डिफरेंस आया और उनकी डेथ हो गई. हम रोज मोपिंग करते हैं घर पे, पोंछा वगैरह लगाते हैं, कभी फिनाइल से तो कभी लाइजोल से, तो उनके अंदर भी क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट होते हैं. तो वो भी बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं. ब्रश करते हैं रोज, तो उस ब्रश के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो भी बहुत बैक्टीरियाज को किल करता है. इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं लाइफ स्पेन, जैसे बटरफ्लाई की 1 to 2 weeks, क्रोकोडाइल 60 years, टोटोइज 100 to 150 years. ऐसा नहीं होता कि लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड करती है कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म का साइज होता उतनी ही ज्यादा उसकी लाइफ स्पेन होगी.
I have also included a note point that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their sizes. As we can see, elephant lifespan is 65 to 90 years and the parrot lifespan is 140 years. तो elephant काफी बड़ा है but उसकी lifespan कम है and parrot such a small bird which whose lifespan is 140 years and crow which is similar size of parrot has the lifespan of 15 years. Now we are on our next topic that is reproduction. तो रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है री और प्रोडक्शन. री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब चीज बनना या फिर बनाना. किसी भी चीज को दोबारा बनाना डेट इज रिप्रोडक्शन. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, offspring similar to itself. तो होता क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है अपनी लाइफ के किसी सर्टेन पॉइंट पे आकर के और अपने ही जैसे मतलब सिमिलर टू इटसेल्फ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है. क्यों करता है, क्या जरूरत आ गई ऐसा करने की, अगर मान लो रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऐसा कौन सी आपदा आ जाएगी. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर सबने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो फिर इस अर्थ पे मींस कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा ही नहीं अगर हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना बंद कर देता है. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. ये स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करता है ये प्रोसेस. जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती ही रिप्रोडक्शन की वजह से है. तो रिप्रोडक्शन इंटरनेशनली जो नोटेड है वो एक ही तरह का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ऐसा रिप्रोडक्शन यानी कि ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का ऐसा तरीका जिसमें कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मींस दो गैमीट हो, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, और आपस में फ्यूज करके क्या बना रहे हो, एक सिंगल सेल जाइगोट. मींस दो गैमीट के फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करें और जाइगोट बनाएं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही मतलब है, दो गैमीट जैसे मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करें और एक सिंगल सेल बनाए जाइगोट. अगर दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है बिना इस मेथड के मींस मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है, इस मेथड के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि रिप्रोडक्शन का वो तरीका जिसमें ये प्रोसेस इंक्लूड ना हो. In asexual reproduction, when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ऑफस्प्रिंग क्या होता है. तो रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है. तो जिस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है उसको तो बोलते हैं पेरेंट और जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग. तो अगर ये सिंगल पेरेंट कर रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ सकता है. बट ये मेन चीज क्या है, अगर प्रोसेस कौन सा इंक्लूड नहीं है तो गैमीट जैसे मेल और फीमेल गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, उनका फ्यूजन नहीं होगा और जाइगोट भी नहीं बनेगा. तो सारे के सारे कैटेगरी किस में आ जाएगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इसके बहुत सारे टाइप्स हमने दे रखे हैं नीचे, बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स फिजन, बडिंग, रीजनरेशन. तो बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा, पैरामीशियम. ट्रांसफर फिजन, पैरामीशियम में ट्रांसफर फिजन भी देखा जाता है. बडिंग, हाइड्रा एंड ईस्ट. रीजनरेशन, प्लेनेरिया, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. तो जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग होता है उसको क्लोन बोलते हैं. क्लोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं क्योंकि हाफ इंफॉर्मेशन आती है मेल गैमीट के थ्रू एंड अदर हाफ इंफॉर्मेशन आती है फीमेल गैमीट के थ्रू. तो जब दो अलग अलग इंफॉर्मेशन आपस में आ रही हैं और फ्यूज हो रही हैं एक सिंगल सेल यानी कि जाइगोट की फॉर्म में, और जाइगोट क्या है, एक ऐसा सेल है जिससे कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ मींस स्टार्ट होती है लाइफ.
हर एक ऑर्गेनिज्म की, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है वो ऑर्गेनिज्म। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बनने वाला ऑफस्प्रिंग को क्या बोलेंगे हम? क्लोन बोलेंगे, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली किसके सिमिलर है? अपने पेरेंट के सिमिलर है। मींस जीन उसकी सेम टू सेम होंगी, वो बाहर से देखने में भी बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगा अपने पेरेंट का। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। कोनिडिया फॉर्मेशन पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम में कोनिडिया बन जाते हैं और वही कोनिडिया जाकर के आगे एक नया पेनिसिलियम बना देते हैं। स्पॉन्जेस के अंदर जेम्यूल फॉर्मेशन, और एगेव के अंदर बल्बिल, बल्बिल ऑफ एगेव। एंड देन नेक्स्ट ब्रायोफिलम जो प्लांट है उसके अंदर लीफ बड्स, एंड वाटर हाइजिन के अंदर ऑफसेट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स नीट में आ चुके हैं। पोटैटो के अंदर आइस। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं। मीन्स पानी के अंदर तो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में उगते हैं जो हाइड्रोफाइट, जिनको पानी ज्यादा चाहिए होता है अपने ग्रो करने के लिए, तो उनके अंदर फ्लैशी लीफ बड्स होते हैं, उनको बोलते हैं टूरियन। जिंजर के अंदर राइजोम और बनाना का भी राइजोम होता है जो कि उसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और नया प्लांट बनाता है। ओनियन के अंदर बल्ब, एंड कॉर्म ऑफ कोलोकसिया, कैलामेडोमोनास जो कि एक प्रोटिस्टन है, जूस्पोर्स इन कैलामेडोमोनास। तो ये सारे एग्जाम्पल्स नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एक टर्म आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो कैटेगरी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये इसी के अंदर आती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अगर हम ब्रॉड कैटेगरी बोले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्पेशली हम प्लांट्स के लिए कहते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसी के लिए भी कह सकते हैं, एनिमल के लिए भी कह सकते हैं और प्लांट्स के लिए भी कह सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, या और भी कोई पार्ट रिप्रोड्यूस कर सकता है, और जो भी पार्ट रिप्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। तो ऐसे बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इन वेजिटेटिव प्रोपोक्यूल्स के थ्रू। वेजिटेटिव प्रोपोक्यूल्स का मतलब ऐसे पार्ट्स या ऐसे स्ट्रक्चर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। हमने सारे एग्जाम्पल देखे। ऑफसेट ऑफ आइकोर्निया क्रेसिपिस मतलब वाटर हाइजिंथ, बल्ब ऑफ अनियन। इसी के बीच एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो कुछ सालों बाद 1890 के आसपास एक प्लांट अपने साथ लाए थे। क्यों? क्योंकि उनको वो प्लांट काफी अच्छा लगता था, उनके उसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसकी शेप ऑफ लीव्स उनको काफी अच्छी लगती थी, तो उसको इंडिया ले आए। उस प्लांट का नाम था वाटर हायसिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये इन्वेसिव वीड्स है। मींस ये एक ऐसा प्लांट है जो पानी के ऊपर बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि ये क्या है? मोस्ट इन्वेसिव वीड। अब इसका कोई यूज तो होता नहीं है कि खाने पीने में या किसी इकोनॉमिक यूज हो जाए, कुछ उल्टा ही नुकसान और पहुंचाता है। ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पानी से लेता है, डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसके पास ऑक्सीजन नहीं रहती और काफी फिशेस की डेथ हो जाती है। तो बहुत ही कम समय में ये जो प्लांट है वाटर हाइजिन, ये वाटर बॉडीज में फैलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर ये फैलता उसी जगह पर है जहां पर स्टैग्नेंट वाटर होता है, मीन्स रुका हुआ पानी। तो ये बहुत तेजी से फैलता है, इसका जो रेट है फैलने का बहुत ज्यादा तेज है, बिकॉज इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रेट होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, स्लो होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फास्ट होता है। So now we are going to understand some famous examples of asexual reproduction of NCRT. That is, first example we can see here, uh, Chlamydomonas. There is, you can see some zoospores in it. Zoospores is coming out of Chlamydomonas. And the second example of asexual structures are Conidia. Conidia, which is of
पेनिसिलियम, पेनिसिलियम यही कोनिडिया आगे चल के क्या बनाएंगे, नए पेनिसिलियम बनाएंगे। और फिर ये थर्ड एग्जाम्पल है बडिंग इन हाइड्रा। ये एक एनिमल है हाइड्रा, जो कि माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। एक्वेटिक एनिमल है हाइड्रा, ये इसकी टेंटिकल्स हैं, ये माउथ है। तो इसी हाइड्रा की बॉडी पर एक बड फॉर्मेशन होती है स्टार्टिंग में, और ये बड एक जब तक इसमें टेंटेकल्स नहीं आ जाते ये इस पर अटैच रहेगी, और फिर यहाँ से ये कट जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, शेड हो जाएगी ये बर्ड, और ये नया हाइड्रा फॉर्मेशन कर लेगी। फिर ये स्पॉन्जेस जो होते हैं एनिमल्स, उसमें जेम्यूल फॉर्मेशन। तो ये स्पॉन्जेस के अंदर ये इतने सारे क्या हैं, जेम्यूल्स हैं। ये जेम्यूल फॉर्मेशन है, इसके अंदर ये स्पोर्स होते हैं। तो ये भी एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आगे जा कर के एक स्पॉन्ज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। फिर आइज ऑफ पोटैटो, पोटैटो के अंदर जो आइज हैं ये, इनके अंदर से आई बर्ड्स निकलते हैं, फिर एक पूरा प्लांट बन जाता है। राइजोम ऑफ जिंजर, तो ये नोट्स वाली पार्ट देख रहे हैं जिंजर के अंदर, तो यहाँ पर राइजोम होता है। राइजोम इज अ स्टेम, ओके। तो यहीं से एक नया प्लांट ओरिजिनेट होगा। फिर एगेव का बल्बिल वाला पार्ट, ये एगेव का बल्बिल वाला पार्ट ये क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। फिर ये ब्रायोफिलम की लीफ होती है, इस पर ये एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलते हैं, और यही बर्ड्स जब फेल ऑफ हो जाते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो ये रूट्स बना लेती हैं और नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है हमारा टेरर ऑफ बंगाल, मीन्स एकॉर्निया क्रेसिपिस, जिसको वाटर हाइसिंथ भी बोला जाता है। तो इसके अंदर ये जो ऑफसेट देख रहे हैं ये ऑफसेट एक प्लांट को, वाटर हाइसिंथ के एक प्लांट को दूसरे प्लांट से कनेक्ट करता है। तो फिर जब ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है यहाँ से, तो जब ये कट ऑफ हो जाता है तो नया प्लांट बना लेता है, या फिर यहीं पर भी एक नया प्लांट बना लेता है। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए उसमें से हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि मेल गैमीट बन रहा हो, फीमेल गैमीट बन रहा हो, आपस में फ्यूजन हो रहा हो और जाइगोट बन रहा हो। तो जब ये प्रोसेस है ही नहीं तो क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ये वाला प्रोसेस होता तो क्या बोलते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Our next topic is phases of life. Throughout our lifespan or lifespan of any organism, the three phases undergoes, that is juvenile phase, which is also called vegetative phase in plants, and reproductive phase, and senescence means aging phase. When the organism take birth, so the time period from its birth to its puberty, the time periods from its birth to its puberty is known as juvenile phase. So during juvenile phase, the organism attain a certain level of maturity so that it can reproduce sexually in a reproductive phase. तो जुवेनाइल फेज में तो उसने वो टाइम लिया जो कि वो सेक्सुअली एक्टिव हो सके, ताकि वो रिप्रोडक्टिव फेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। तो जो जुवेनाइल फेज बोला जाता है वो स्पेशली एनिमल्स के लिए बोला जाता है, और वेजिटेटिव फेज प्लांट्स के लिए, क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। फिर सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज, इसके अंदर एनिमल्स प्यूबर्टी अटेन करते हैं और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लांट्स के अंदर फ्लोरल बर्ड्स, प्लांट्स के अंदर हम कैसे पता करेंगे कि भाई रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है, तो उसके फ्लोरल बर्ड्स को देख करके, या फ्लावरिंग जब उसमें हो जाएगी तो उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर सिनेसेंस या एजिंग फेज, तो आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज, जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज एंड होता है तो सिनेसेंस या एजिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, और इसके खत्म होने के बाद ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। तो नेचुरल डेथ या फिर किसी एक्सीडेंटल कैसे भी डेथ होना। और ये जो तीनों फेजेस में ट्रांजिशन है, जैसे जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में आना और रिप्रोडक्टिव फेज से एजिंग फेज यानी कि सीनेसेंस फेज में आना, तो ये किसके थ्रू होता है, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ दीज थ्री फेजेस। एनसीईआरटी में दो टर्म और दी गई है, एंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जैसे कि अमीबा है, ये अमीबा के पास अभी
अनफेवरेबल कंडीशंस है, इसकी जो कंडीशंस है एनवायरनमेंट की फेवरेबल नहीं है ताकि ये रिप्रोड्यूस कर सके, तो ये अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, एक सिस्ट फॉर्मेशन कर लेगा। तो जो सिस्ट फॉर्मेशन करना ही क्या कहलाया जाता है, एनसिस्टेशन। तो क्या करता है ये सिस्ट बना करके, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी रिप्रोडक्शन की, तो फिर अपने अंदर ही ये स्पोर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा। तो सिस्ट के अंदर ही स्पोर्स का डेवलपमेंट, उन स्पोर्स को बोला जाता है सूडोपोडियोस्पोर्स। तो ये सूडोपोडियोस्पोर्स इस सिस्ट के अंदर डेवलप होंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये सिस्ट जो है बस्ट हो जाएगी, और जो ये स्पोर्स हैं ये एनवायरनमेंट में आके स्प्रेड हो जाएंगे। तो जब ये एनवायरनमेंट में आके स्प्रेड हो जाएंगे, तो ये जो स्पोर बनने का प्रोसेस था इसको हमने बोला स्पोरुलेशन। तो एनसिस्टेशन और स्पोरुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑयस्टर साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो ऑयस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये साइक्लिकल चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। किन कौन सी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और किसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, मैमल्स। जिन मैमल्स के पास प्लेसेंटा है, मींस प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, और वो भी किस फेज में लाइफ की, ना तो जुवेनाइल में ना सीनेसेंट फेज में, ये चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। अब ये चेंजेस होते मैमल्स के अंदर है, प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर, बट दो तरीके के होते हैं, ऑयस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे मैमल्स जो नॉन प्राइमेट होते हैं, नॉन प्राइमेट मींस ऐसे मैमल्स जो जिनका ब्रेन इतना डेवलप्ड नहीं है, या फिर जिनके पास ग्रेस्पिंग हैंड नहीं होते, होल्ड करने वाले हैंड नहीं होते, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं या ऐसे मैमल्स को बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स, जैसे काउ, शीप, रैट, डॉग, कैट, टाइगर्स, डियर। तो इनके पास होल्डिंग हैंड्स नहीं होते, इनका ब्रेन ह्यूमन के कंपैरिजन में इतना डेवलप नहीं होता, या फिर कह लें प्राइमेट्स के कंपैरिजन में इतना डेवलप नहीं होता। तो इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑयस्टर साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चेंजेस होते हैं सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, किसके, प्राइमेट्स के। प्राइमेट्स कौन, जिनका ब्रेन बहुत हाईली डेवलप्ड होता है, या फिर उनके हैंड्स ग्रेस्पिंग नेचर के होते हैं, होल्डिंग नेचर के, जैसे ह्यूमन, एप्स, मंकीज। इन सब के जो सेक्स ऑर्गन के अंदर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फिर दो टर्म और हैं, सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी मींस कॉपुलेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे करते हैं पूरे ईयर में, इनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर, जैसे बर्ड्स, डॉग्स एटसेट्रा। और कंटिन्यूअस ब्रीडर जो थ्रू आउट द ईयर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और एक ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकते हैं। Example, humans. So that's all for today, and next we will see in our next lecture, lecture 1.2. And thank you very much, and stay safe and stay healthy.